Hello everyone, Jai Hind. Let's start the revision. Today we are going to revise distributive pronoun. अगर हम distributive pronoun की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है distributive pronoun में, वो है हमारे पास one at a time. One at a time, एक बार में एक. वन एट अ टाइम. अब यहाँ पर जो सबसे मेजर फैक्टर है हमारे पास वो है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईच और एवरी. ईच एंड एवरी. ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों तरह यूज़ होता है, लेकिन जो एवरी है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, यानी किसी नाउन के पहले बिना नाउन के हम उसे यूज़ नहीं करते हैं. नाउ अगर हमने ईच को अगर हमने बिना किसी नाउन के यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है तो हमें ध्यान रखना है कि ईच इज रेडी. यहाँ पर हम ईच को सिंगुलर मानकर चलते हैं क्योंकि फॉर्मूला इज वन एट अ टाइम. एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज ही नहीं होता है. अगर हम ईच के बाद या एवरी के बाद अगर हम नाउन यूज करें, ईच मैन, आप इसे एवरी मैन भी कह सकते हैं, एवरी मैन, ईच मैन एंड ईच वुमेन अगर आप ये लिखते हैं, या आप कहते हैं एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी वुमेन. हालांकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर एंड आया है जो कि एक पैरेलल कंजंक्शन है, अगर उसके एक तरफ हम ईच यूज़ कर रहे हैं तो हम दूसरी तरफ भी ईच यूज़ करें. अगर हम इधर एवरी यूज़ कर रहे हैं तो इधर भी हम एवरी यूज़ करें. अब अगर हमने कंजंक्शन एंड लगाया है, अगर ईच और एवरी नहीं लगाया होता, हमने कहा होता अ मैन एंड अ वुमेन, अ मैन एंड अ वुमेन, तब हम प्लूरल वर्ब लगाते. लेकिन यहाँ पर क्योंकि ईच आया है इसीलिए ईच मैन एंड ईच वुमेन इज. ध्यान रखना है, अगर आपका डिटर्मिनर ईच या एवरी है तो जो हमारा वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर आएगा, इज रेडी, इज रेडी. हमें क्योंकि ईच और एवरी के साथ जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो ये कि वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम. अब हम इसका एक दूसरा एक फॉर्म देखें कि अगर नाउन के पहले अगर हमने यूज़ किया है, नाउन के पहले अगर हमने ईच यूज़ किया है या एवरी यूज़ किया है, तब तो हम नाउन सिंगुलर यूज़ करते हैं. क्या होगा अगर हम नाउन पहले यूज़ करें, नाउन हमने पहले यूज़ किया और ईच बाद में यूज़ किया. ये थोड़ा सा हम एम्फसाइज करने के लिए करते हैं कि जो नाउन है उसमें से ईच. अब इस कंडीशन में हमारा नाउन रहता है प्लूरल और हमारा वर्ब भी होता है प्लूरल. जैसे अगर हम कहें विमेन, विमेन, ईच, ईच, हैज. अब देखिए यहाँ पर विमेन था प्लूरल और हमने उसके बाद ईच यूज किया. हैज यहाँ पर गलत है क्योंकि हमें विमेन के अकॉर्डिंग लगाना है. हमें कहना होगा हैव समथिंग टू से, समथिंग टू से. हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम नाउन के पहले अगर हम ईच या एवरी का यूज करेंगे तो नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर हम नाउन पहले यूज करते हैं और ईच बाद में तो फिर जो है हमारा नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल. अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है रिलेटेड. आइदर और नाइदर से रिलेटेड. आइदर एंड नाइदर. आइदर का मतलब होता है वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू, और नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू. सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द टू या नन ऑफ द टू की, तो हमें वन ऑफ द टू की जगह आइदर और नन ऑफ द टू की जगह नाइदर का यूज करना चाहिए. यहाँ पर भी हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हम आइदर को अगर हम नाउन के पहले यूज कर रहे हैं, सेम ईच और एवरी वाला, अगर हम नाउन के पहले यूज कर रहे हैं आइदर, तो हमारा नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. सेम अप्लाइज टू नाइदर. अगर हम नाइदर का यूज कर रहे हैं नाउन के पहले तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. अगर हम आइदर के बाद अगर हम ऑफ लगा दें, ऑफ,
तो फिर हमारा नाउन प्लूरल आइदर ऑफ, और ये हम पहले भी एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि आप आइदर लगाएं या नाइदर हो या ईच आए, वन आए। अगर हम इसके बाद ऑफ का यूज कर देते हैं तो हमारा नाउन प्लूरल मगर वर्ब सिंगुलर। आइदर नाइदर में ध्यान रखना है कि पहली बात तो वन ऑफ द टू की जगह आइदर का यूज करिए और नन ऑफ द टू का यूज नाइदर की जगह करिए। वन ऑफ का यूज कब करें? जब दो से ज्यादा हो, और नन ऑफ का यूज कब करें? जब दो से ज्यादा हो। वन ऑफ द थ्री या नन ऑफ द फोर। आइदर और नाइदर का यूज अगर हम नाउन के पहले करेंगे तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अगर हम आइदर नाइदर ईच वन के बाद ऑफ यूज करें तो नाउन प्लूरल मगर वर्ब हमारा एग्री करेगा इसी से, दैट शुड बी सिंगुलर। दैट, लेकिन यहाँ पर एक और जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ध्यान रखना है कि अगर आप आइदर का यूज कर रहे हो आइदर, तो आप नाउन में से एक ले रहे हो। लेकिन अगर आप आइदर और का यूज करते हैं, आइदर और, देखिए आइदर अगर सिर्फ अकेले आता है किसी भी नाउन के पहले तो नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। ऑफ आया तो नाउन प्लूरल मगर वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर हम आइदर के साथ और का यूज करते हैं या नाइदर के साथ हम नॉर का यूज करते हैं तो फिर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तब जो हम अपना वर्ब यूज करते हैं वो हम अपने नियरेस्ट यानी इसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब सप्लाई करते हैं। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि आइदर और नाइदर अगर सिर्फ अकेले आए हैं तो उनके बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अगर ऑफ लगाया तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अगर आइदर और नाइदर नॉर आया तो वर्ब जो है वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। एक आइदर को लेकर एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम दो नेगेटिव क्लॉज बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि आई डोंट read books, I don't read न्यूज़पेपर। अब यहां पर अगर आप दो नेगेटिव क्लॉज बना रहे हैं, अगर दो पॉजिटिव होते कि आई रीड बुक, आई रीड न्यूज़पेपर, तो फिर हम वहां पर टू लगाते हैं। लेकिन अगर आप दो नेगेटिव क्लॉज यूज करेंगे तो हम यहां पर आइदर का यूज करेंगे। दो पॉजिटिव क्लॉज के बाद हम यहाँ पर टू का यूज करते हैं और दो नेगेटिव क्लॉज के बाद हम एंड में लगाते हैं आइदर। ये क्वेश्चंस हैं आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। यहाँ पर वन एट अ टाइम का फॉर्मूला याद रखना है और यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी से लिया गया है, हालांकि प्रोनाउन का नाम दूसरा दे दिया गया, दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकेट वर्ड है रेसिप्रोकल, उसका मतलब होता है परस्पर में। तो याद रखना है अगर दो की बात कर रहे हैं हम टू, तो हम यूज करते हैं ईच अदर, और अगर हम मोर दैन टू की बात करते हैं मोर दैन टू, तो फिर हम बात करते हैं वन अनदर। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ए एंड बी शुड हेल्प ईच अदर, और अगर हमने कहा वी तो हम कहेंगे वी शुड हेल्प वन अनदर। ये क्वेश्चन भी यहाँ आ जाता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है कि इस दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए अब हम जरा रिलेटिव प्रोनाउन रिवाइज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो है हु और हुम से रिलेटेड, हु और हुम। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे सेंटेंस में अगर वर्ब है जिसको सब्जेक्ट हमें देना है तो हम हु का यूज करते हैं, और अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब नहीं है यानी हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए तो फिर हम हुम का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें कि ही इज द मैन डैश वर्क्स। अब अगर हम कहें ही is the man,
man dash everyone praises। हमेशा याद रखना है कि एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर एवरीवन के साथ प्रेजेस का यूज किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस सेंटेंस में ये वाला क्लॉज कंप्लीट है और ये वाला क्लॉज भी कंप्लीट है। क्लॉज का मतलब है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना, ये भी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब दिया हुआ है इसका सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम इसके लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में हु का यूज करेंगे और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुम यूज करेंगे, क्योंकि हुम को वर्ब की जरूरत नहीं है। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है हु और हुम को डिफरेंशिएट करने का, कि अगर आपके पास वर्ब है जिसको सब्जेक्ट चाहिए तो हु, और अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम लगाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड और भी है कि जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, नॉन लिविंग की, तो हु और हुम नहीं बल्कि विच का यूज करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस मान लीजिए आ गया कि द मूवी, तो अब हम मूवी को, क्योंकि नॉन लिविंग है तो इसको हम हु या हुम नहीं कहेंगे। द मूवी विच आई लाइक is very popular। So always remember कि अगर हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम विच का यूज करेंगे, नॉन लिविंग के लिए हु या हुम का यूज नहीं करना है। रिलेटिव प्रोनाउन से और कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि किस कंडीशन में हम हु हुम का यूज नहीं करते, हम दैट का यूज करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो दैट लगाने के 4 पॉइंट हैं। नंबर 1, जिसके लिए एंटेसिडेंट यानी जिसको बताने के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु या हुम का यूज कर रहे हैं, अगर वो एंटेसिडेंट एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग अगर दोनों साथ में आ गया हो तो हम दैट का यूज करते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि लिविंग के लिए हु या हुम लगाना है और नॉन लिविंग के लिए विच लगाना है। अगर दोनों एक साथ आ गए तो फिर क्या करेंगे, अगर दोनों एक साथ आ गए, अगर हमने कहा कि द बॉय एंड हिज हॉर्स, तो अब यहाँ पर जो बॉय है वो हु है और जो हॉर्स है वो विच है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जब तक हम पर्सोनिफिकेशन ना करें हम एनिमल को भी नॉन लिविंग कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर हमने द बॉय एंड हिज हॉर्स दोनों रखा और अगर हमें इनका परिचय देना हो यानी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो अब हम यूज करेंगे दैट। अब हम इस कंडीशन में हम हु हुम या विच का यूज नहीं करेंगे। ये पहली कंडीशन है। नंबर 2 कंडीशन, दूसरी कंडीशन आती है कि जिसका आपको परिचय देना हो यानी जिसके बारे में बताना हो, जिसको इंट्रोड्यूस करना हो, अगर उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जुड़ी है तो भी हम दैट का यूज करते हैं, हु या हुम का यूज नहीं करते। जैसे इट इज द बेस्ट बुक, अगर हमने बेस्ट ना लगाया होता तो हम बुक को विच कहते, लेकिन क्योंकि हमने बेस्ट यूज कर दिया है इसीलिए हम अब दैट का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर विच का यूज नहीं करेंगे। नंबर 3 कंडीशन, जब हम एंटेसिडेंट यानी जिसका परिचय देना हो या अगर वो हो एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ऑल एटसेट्रा, अगर ये सब हो हमारे पास तो भी हम दैट का यूज करते हैं। 3 कंडीशन और चौथी कंडीशन होती है जिसका परिचय देना हो, अगर वो खुद ही हु या व्हाट हो तो इस कंडीशन में भी हम दैट का यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पर हम हु और हुम और विच को हटाकर दैट का यूज करते हैं। तो ये 4 कंडीशन है, लिविंग और नॉन लिविंग आया हो तो, और अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जुड़ा हो तो, और एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल हो तो, और हु और व्हाट अगर हमारा एंटेसिडेंट हो तो इस कंडीशन में हम दैट का यूज करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि he
he knows everything, he knows everything। अब अगर हमें everything को डिफाइन करना है तो हम कहते हैं that is trendy, यानी जो चीज आजकल चर्चा में है उसे वो सब पता है। he knows everything। अब यहां पर हमने या जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वहां पर दैट की जगह पे व्हाट लिखा होता है। व्हाट का यूज हमें तब करना है जब हमारे पास कोई एंटेसेडेंट ही ना हो, यानी जिसका परिचय देना हो वो हो ही नहीं। जैसे ही नोज, अब वो क्या जानता है इसके बारे में आप कोई भी इसका ऑब्जेक्ट यूज मत करिए, तो हम कहेंगे ही नोज व्हाट आई नो। अब यहां पर जो है हम व्हाट का यूज करेंगे इसका, जब हमारे पास एंटेसेडेंट ना हो तो हम व्हाट का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एंटेसेडेंट हो और अगर वो एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ऑल, सेम एटसेट्रा हो तब हम दैट का यूज करते हैं, तब हम व्हाट का यूज नहीं करते। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आता है आपके पास हु और हुम से रिलेटेड, और कहां पर हम दैट का यूज करेंगे इससे रिलेटेड। एक कंपाउंड रिलेटिव से भी क्वेश्चन आता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड रिलेटिव? अभी आपको बताया है कि हु को जो है वो वर्ब चाहिए और हुम को वर्ब नहीं चाहिए। तो अगर हम whoever का यूज करते हैं, whoever इज कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव, और अगर हम whomever का यूज करते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव। हमेशा याद रखना है कि whoever में एक वर्ब हु को चाहिए और एक वर्ब एवर को चाहिए, यानी दो वर्ब। whomever में हुम को तो कोई वर्ब चाहिए नहीं, सिर्फ एक ही वर्ब होना चाहिए हमारे पास, दैट इज फॉर एवर वन। अगर आपने whoever का यूज किया है तो आपके पास जो सेंटेंस आएगा उसमें दो वर्ब खाली होना चाहिए। जैसे हम एक सेंटेंस में देखें कि डैश यू वांट टू इनवाइट इज वेलकम। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो यहां पर हमारे पास पहले वाले क्लॉज में यू वांट टू इनवाइट, ये पूरा एक कंप्लीट क्लॉज है। इज वेलकम ये हमारे पास इनकम्प्लीट क्लॉज है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इस को अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यानी इस कंडीशन में अगर हमें whoever या whomever चूज करना हो तो यहां पर आएगा whomever you want to invite is welcome। लेकिन अगर हम कहते कि dash is coming is वेलकम, इस कंडीशन में हमारे पास दो इनकम्प्लीट क्लॉज है। पहला इज कमिंग, इसके पास भी सब्जेक्ट नहीं है, और इज वेलकम, इसके पास भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें यूज करना चाहिए whoever। हमेशा याद रखेंगे जब भी आप whoever का यूज करोगे तो आपको दो वर्ब की जरूरत होगी, और अगर आप whomever यूज करेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ब की जरूरत होगी एक क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए। ये क्वेश्चन है आपके रिलेटिव प्रोनाउन और कंपाउंड रिलेटिव से। प्रोनाउन में जो एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस प्रोनाउन। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, दैट इज अनक्लियर, हेजी, मिस्टी, नेबुलस। एम्बिगुअस का क्या मतलब है कि जब भी आप अपने सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट यानी जिसके लिए उसको यूज किया गया है उस प्रोनाउन को, उसके जेंडर को, उसके नंबर को मैच करे। अगर वो उसको मैच नहीं करेगा तो सेंटेंस आपका गड़बड़ है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपना क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम दो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि अनिल
and रोहन आर फ्रेंड्स। अब यहाँ इस सेंटेंस में, अभी ये सेंटेंस नहीं हुआ है, अभी ये क्लॉज है। यहाँ पर हमने अनिल लिया है और रोहन और एंड से जोड़ा है। अगर हम इसके लिए प्रोनाउन करें तो अब हम प्लूरल करें, अगर दे करें तब तो सही है कि अनिल एंड रोहन आर फ्रेंड्स एंड दे आर क्लासमेट टू। अगर हमने ये सेंटेंस बनाया और दे लगाया तब तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि अनिल और रोहन दो थे, एंड से जोड़ा था और उनको हमने दे कहा। लेकिन अगर इस दे की जगह हम ही लगा दें तो ही, क्योंकि अनिल भी ही है और रोहन भी ही है, तो ये पता करना कि ये ही किसको रेफर कर रहा है, दैट इज एम्बिगुअस। अगर आपका प्रोनाउन ये नहीं बता पा रहा कि वो किस नाउन के अकॉर्डिंग यूज किया गया है या किस नाउन के रेफरेंस में यूज किया गया है, उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस प्रोनाउन। तो इस एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें जिसमें प्रोनाउन आए तो ज़रूर एक बार चेक कर लें कि किस नाउन के रेफरेंस में इसको यूज़ किया गया है, ताकि आप उसका जेंडर और नंबर जो है वो मैच कर लें। तो ये था हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड एक रिवीजन, क्विक रिवीजन, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े।